जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम 24 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही हम साथ में देखने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू, जिससे कि आपको याद रखने में भी काफ़ी आसानी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है आपके सामने। तो यहाँ पर कंट्री कौन सी है आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये कंट्री है। अब आपको बताना काफ़ी आसान होगा, है ना। ये जो आपको जूम्ड इमेज नज़र आ रही है, तो कंट्री बताना काफ़ी आसान है। लेकिन सिर्फ कंट्री का नाम नहीं बताना है आपको। यहाँ पर कंट्री का नाम जो है वो बताना है, कैपिटल कौन सी है ये बताना है। प्लस यहाँ पर अगर कोई रिपोर्ट्स अगर आपको देखने को मिलती है जिसमें इसका नंबर जो है काफ़ी ऊपर हमें देखने को मिलता है, तो उन रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको बताना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई साइट्स है जो काफ़ी रिनाउंड है ना, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, तो उन साइट्स के बारे में आपको बताना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी इस कंट्री के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और अगर बायोलेटरल रिलेशन के बारे में भी अगर आपको पता है, इंडिया एंड इस कंट्री के बायोलेटरल रिलेशन के बारे में, और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इंडिया एंड ये कंट्री दोनों ही रहते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप बता सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो कंट्री का नाम सिर्फ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपकी तरफ से। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले द हिंदू जो है उस न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडिटोरियल देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिकैलिब्रेट ग्रोथ, ट्री प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर ये देखिए, जो भी एडिटोरियल्स अभी आपको देखने को मिलेंगे ना, वो मोस्टली कोविड से ही रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, कोविड से ही रिलेटेड रहेंगे। अब जितने भी एडिटोरियल्स रहते हैं, मतलब जितने भी एडिटोरियल, जब तक कोविड खत्म नहीं होता है ऑलमोस्ट, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि तब तक यही सब चलता रहेगा। तब तक समझ लीजिए कि 50% न्यूज़पेपर ही आपके काम का रहेगा। फिर एक बार कोविड खत्म हो जाता है, उसके बाद शुरू रहेगा कि अब हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हम फिर से रिटेन कर सकते हैं। तो इन सब एडिटोरियल जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये निकल कर आता है कि इनमें से भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर रहते हैं तो वो भी हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से, अभी सपोज आपने एक नोट जो है वो बना लिया है, एक टॉपिक है कोविड, ठीक है, उस पर आपने नोट जो है वो बना लिया है। अब देखिए, कोविड आपका क्या सिर्फ GS1 में या 2 में या 3 में या 4 में इसी तरीके से आएगा कि एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आएगा? नहीं, आपका GS1 2 3 4 सभी में आपको कोविड का टॉपिक देखने को मिलेगा। कोविड जो है वो टॉपिक आपका सभी GS में रहने वाला है। सभी नोट्स आपने अगर आपने बनाए हैं GS1 2 3 4 के, तो सभी इसमें करंट अफेयर के नोट्स आपने बनाए होंगे ना, GS1 GS2 GS3। तो GS1 जो टॉपिक्स है उसमें भी सब टॉपिक, इससे तो मैंने आपको सब्जेक्ट भेजे थे। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको माइंड मैप के थ्रू जितने भी जो सब्जेक्ट्स है वो मैंने आपको भेजे थे कि GS1 जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, GS3 में कौन कौन से होते हैं, GS4 में कौन कौन से होते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा टेलीग्राम पर। अगर नहीं देखा तो टेलीग्राम पर आपको नोट्स एंड जो वीडियो अपडेट्स है वो सब मिल जाते हैं। तो उसमें GS1 बोलिए, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें से किसी ना किसी में कोविड जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम GS2 देखते हैं तो उसमें भी देखने को मिलेगा, GS3 देखते हैं उसमें भी मिलेगा, GS4 देखते हैं उसमें भी मिलेगा। तो जो भी हम यहाँ पर देखते हैं, जो भी यहाँ पर, अब ये अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंडिचर मतलब बट ऑब्वियस इकोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब GS पेपर 3 में जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो अब GS पेपर 3 में जो आपने कोविड लिखा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स है तो आप ऐड मत कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं है, तो फिर उसमें आप कुछ इनोवेटिव चीज़ कुछ निकल कर आती है, क्या और सोल्यूशन हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उसमें ऐड कर सकते हो। GS3 में भी जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक आपका कोविड का रहेगा, उसमें भी अलग अलग रह सकते हैं कि यहाँ पर जो बजट है उसमें एलोकेशन कोविड के रिलेटेड, है ना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक टॉपिक रहेगा, वैक्सीन हेजिटेंसी से रिलेटेड एक टॉपिक रहेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक रहे। तो GS3 में भी अगर हम देखते हैं उसमें भी यहाँ पर कोविड से कई सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ओवरऑल एक नया ही इसको टॉपिक बनाना चाहिए तो नया टॉपिक बना सकते हो, या फिर अगर आपने टॉपिक बनाया हुआ है उसमें अगर आपको कोई पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखो। और इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करना है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, स्मार्ट स्टडी जो करेगा वो यहाँ पर एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर कर लेगा। तो ये वाला एडिटोरियल हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर डिफ्लेशन इंडिया कोविड ब्लैक मार्केट बुक। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ब्लैक मार्केट से रिलेटेड। ब्लैक मार्केट, है ना। अब ब्लैक मार्केटिंग में जो ब्लैक मार्केटिंग क्या अभी हो रही है, नहीं, सदियों से चलती आ रही है ब्लैक मार्केटिंग जो है। मतलब जो सिंगल स्क्रीन रहते थे जिस टाइम पर, मतलब जब मैं छोटा था, जब मूवीज़ देखने के लिए जाता था थिएटर में, उस टाइम पर तो मल्टीप्लेक्स, मतलब जहाँ पर मैं रहता था, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है वहीं पर सिर्फ मल्टीप्लेक्स आए थे,
तो जहाँ पर मैं रहता था छोटे से गांव में, वहाँ पर तो मतलब ना ही कोई मल्टीप्लेक्स था, ना ही कोई सिंगल स्क्रीन भी, समझ लीजिए 2 सिर्फ थिएटर सिंगल स्क्रीन के देखने को मिलते थे। और वहाँ पर भी अगर कोई मूवी लगी हुई है तो मतलब सीट जो है वो पहली बुक हो जाती थी, ब्लैक में जो है टिकट्स काफ़ी ज़्यादा बेची जाती थी। ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो सदियों से चलती आ रही है अलग अलग चीज़ों की। तो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो हमारे इकोनॉमी पर कैसे फ़र्क डालता है, ब्लैक मार्केटिंग हमारे इकोनॉमी पर कैसे फ़र्क डालता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो यहाँ पर निकल सकता है, समझ रहे हो आप? तो इसी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो फिर उसके बाद विथ रेफरेंस टू जो रामदेसिविर यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो कैसे ये हो सकता है, तो वो यहाँ पर पूछा सकता है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इको टैक्स के बारे में। तो बेनिफिट जो है ऑफ एन इको टैक्स, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, क्या यहाँ पर बताया गया है ये सारी चीज़ें। ये अगर हम देखते हैं और ये अगर हम देखते हैं तो एग्जाम परस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस पर आते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेंड सेक्शन देखने को मिलता है। एक्सप्लेंड सीरीज में यहाँ पर यूनेस्को ग्रांट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र उनकी तरफ से कुछ भेजे गए हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए हमें साइट्स भेजना है नॉमिनेशन के लिए, तो वो हम यहाँ पर साइट्स कौन कौन सी है देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एस्ट्राजेनेका एंड वेरिएंट इन इंडिया। अब देखिए अगेन वही है सब, वेरिएंट इन इंडिया कुछ मतलब नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स शॉर्टेज देखते हैं, है ना, ये अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर आता है, तो इस पर भी कोई हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। अगेन वही सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है वही सब कुछ हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर आता है, तो यहाँ पर एक हमें न्यूज़ इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, वो है बॉटम अप फाइट बैक। तो यहाँ पर क्या बताया गया है वो हम देखेंगे, इनोवेटिव कुछ सजेशन दिए गए हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान 2.0 है। देखिए अफगानिस्तान आप सभी को पता है कि वहाँ पर यूएसए जो है उसने अपने सोल्जर्स रखे थे, जिससे कि जो तालिबान है वो यहाँ पर अपने पंख ज़्यादा फड़फड़ा ना पाए। लेकिन फिर यूएसए जो है पीस डील की तरफ गए कि यार अफगानिस्तान से निकाल डालते हैं। देन उसके बाद लेकिन तालिबान जो है उसकी तरफ से पीस डील नहीं हो पाई थी। देन उसके बाद जब अभी बिडेन आए हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपने सोल्जर्स को निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर तालिबान जो उसका वर्चस्व यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, उससे इंडिया पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जियोलॉजिकल सिचुएशन जो जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड भी, क्योंकि इंडिया पर इसका असर जो है वो 101% पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है, ऑलरेडी हमने इसको कवर कर लिया है, इसलिए इस पर और हमारा वक्त ज़ाया करके मतलब नहीं है। देन ये भी अगर हम देखते हैं तो रूरल विलेज जो है वहाँ पर वायरस गया है, तो विलेज में गया तो कैसे उसको प्रिवेंट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके लिए भी एक काम है, अगर आप कर पाओ कि हमने इस चीज़ को ऑलरेडी कवर किया हुआ था, अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से न्यूज़पेपर एनालिसिस में किया है, मतलब हाल ही में किया था, मतलब मुझे लगता है कि लास्ट वीक में ही शायद किया होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर आप को पता है तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते कौन से दिन के न्यूज़पेपर में हमने विलेज में वायरस गया है, वायरस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता सकते हो प्लीज़। तो ये चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। देन यहाँ पर एम एकेडमी ऐप के बारे में देख लेते हैं। एम एकेडमी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे कोर्स है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। और यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको लोएस्ट प्राइस में देखने को मिलेंगे। बाकी ट्रैक के ऊपर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप यहाँ पर एक साल का देकर एंजॉय कर सकते हो। और ये जो कोर्सेस है काफ़ी हाईएस्ट तरीके से, मतलब आपको बाकी कोई भी सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCERTs वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप कोर्सेज फॉलो करते हो, ऑल इन वन कोर्सेज है, एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी वीडियोस अवेलेबल है ऐप पर वो सभी आप एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रिकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर्स। तो ये एडिटोरियल किसके बारे में बात करता है, क्या कहता है, इसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट को समझिए। प्रोटेक्टिंग टोटल एक्सपेंडिचर्स एट द बजटेड लेवल। यहाँ पर क्या है, बजट की बात की जा रही है। बजट याद कीजिए, बजट का जो हमने वीडियो देखा था यूट्यूब पर, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल था बजट का वीडियो, उसमें हमने बजट जो है इंडिया का इस साल का बजट उसको अच्छे तरीके से कवर किया है, सारी ही टर्मिनोलॉजी के साथ। मतलब बजट क्या होता है, आमदनी जो आ रही है और जो खर्चा हो रहा है उसे हम कहते हैं बजट, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है। अब गवर्नमेंट का तो यही है कि आमदनी 18, खर्चा रुपया।
तो अब यहाँ पर कम पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो बीच बीच सरकार को उधार जो है वो लेना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। बराबर, फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर समझिए कि अगर गवर्नमेंट के आपकी अगर इनकम समझ लीजिए महीने की है 50,000, ठीक है, और महीने का आपका खर्च जो है वो समझ लीजिए 45,000, ठीक है। अब आप तो बट ऑब्वियसली कि खर्च कम ही करोगे जितनी आपकी इनकम है, क्योंकि आप हर वक्त तो उधार नहीं ले सकते हो ना, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। अब समझ लीजिए कि अगर आपकी इनकम जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, कोविड की वजह से आपकी सैलरी कट हो गई, ये कट हो गया, तो आपकी सैलरी जो है वो अब हो गई 30,000, मतलब आपकी इनकम 30,000 हो गई, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, वो शायद 25,000 हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, जब इनकम कम हो जाती है तो यहाँ एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है, उनका जो इनकम है कोविड की वजह से उनकी तरफ इनकम टैक्स कम गए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी, बिजनेसेस को लॉस हुआ है तो कॉर्पोरेट टैक्स कम गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी भी कम गया है, क्योंकि लोगों ने परचेसिंग जो है वो भी नहीं हुई, तो जीएसटी की वजह से वो भी, मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कम हो गया है। तो अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो भी यहाँ पर कम, लेकिन गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनका जॉब चला गया था, है ना। लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी समस्याएं थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था तो फ्री में खाना बांटा जा रहा था। तो ऐसे समय पर क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार को करना पड़ा इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है उनको जो उधार है वो करना पड़ा बढ़ाना, तो इसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहाँ पर हुआ इंक्रीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एडिटोरियल में समझना काफ़ी आसान है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर एट द बजटेड लेवल, मास वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट इन इंडिया पेंडेमिक सिचुएशन। तो यहाँ पर आपका जो भी एक्सपेंडिचर है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल करें, किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, मास वैक्सीनेशन करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमें यहाँ पर बाहर इसे निकाल सकता है। तो अब यहाँ पर कोविड-19 इंड्यूस्ड इरोजन, इसमें बेसिकली बात क्या की जा रही है कि जो जीडीपी ग्रोथ है फॉर 2021-22, तो क्या फोरकास्ट किया, क्योंकि फोरकास्ट ही कर सकते हैं कि क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर हम देखें 12.5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हम 10.5, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे 11%, मूडीज अगर आप देखोगे 9.3%। ये बेसिकली ज़्यादा इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि हमारा जीडीपी जो है काफ़ी कम आ गया, तो मतलब एक बेस लेवल जो है काफ़ी कम आ जाता है, तो ऊपर जितना भी हमारा डेवलपमेंट होता है भले थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, बेस इफेक्ट भी उसमें काम करता है। तो यहाँ पर फोरकास्ट जो है कुछ इस तरीके से कि क्योंकि हमारे इसमें बोला जा रहा है कि वी शेप्ड रिकवरी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी सेकेंड वेव ने, और यहाँ पर थोड़ी समस्याएं जो है वो क्रिएट कर दी जिसकी वजह से और नीचे आया, एंड देन ऊपर, तो मतलब हो सकता है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो है वो भी आपको आगे सुनने में मिल सकता है। अब यहाँ पर ये जो लेवल ऑफ ग्रोथ है ये अचीव की जा सकती है अजम्पशन दैट द इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर। जो सेकेंड हाफ है हमारा, उसमें हमारी जो इकोनॉमी है ये यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर अज्यूम किया जा रहा है, तब जाकर हमारा इतना फोरकास्ट जो है वो हो सकता है। तो हम यहाँ पर बजटेड ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बजटेड ग्रोथ जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ये लार्जली डिपेंड है यहाँ पर 60% रेवेन्यू ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड 41% डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उनको डिविडेंड भी मिलता है, क्योंकि उनके बहुत सारे कंपनीज होती है, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे डिविडेंड मिलता है। आरबीआई ने अभी हाल ही में काफ़ी सारा पैसा जो है वो सरकार को ट्रांसफ़र किया है उनके प्रॉफिट का। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को मिलती है। अब यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट अगर हम देखते हैं, टू फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एंड शॉर्टफॉल जो यहाँ पर रिसीट्स में रहते हैं फ्रॉम टैक्स, नॉन डेप रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कितनी लो जा रही है उस पर डिपेंड करेगा फिस्कल डेफिसिट कितना जाने वाला है, एंड उसी के साथ साथ ग्रोथ कितनी होने वाली है हमारे जीडीपी की। जीडीपी की ग्रोथ होगी, अपने आप यहाँ पर इनकम जो है वो बढ़ेगा, मतलब बेसिकली इनकम जो है उस पर हमारा डिपेंड करेगा। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी नीचे रहती है, मतलब इन लोगों को खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एंड दूसरा यहाँ पर इनकम जो है वो अगर कम आती है तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वही अगर रिवर्स हो जाता है तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो डिपेंड करने वाला है। अब अदर स्टेप्स, यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अदर स्टेप्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया का सीरियस अंडर कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने काफ़ी टाइम से देखा हुआ है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडर कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है, एंड थर्ड वेव जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अर्जेंट नीड है कि हमारा हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको एनहांस करना है, मतलब हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल बेड जो है, देन ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको यहाँ पर हमें बढ़ाना है। देन उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है कोविड-19 वैक्सीन की
ड्रग्स की, है ना। तो वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सेंटर का 2021-22 बजट प्रोवाइडेड 71,269 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ठीक है, इतना यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है। इसमें बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। लार्जर वैक्सीनेशन कवरेज जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर करना चाहिए इकोनॉमिक डैमेज को कम करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वल्नरेबल सेक्शन जो है वहाँ तक जाएगी उतना ही हमारा ह्यूज लॉस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बराबर है, इकोनॉमिक लॉस जो है वो भी हमारा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर सेंटर का बजट जो है एलोकेट किया गया है 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं 35,000 करोड़ जो है वो सफिशिएंट है क्या, तो उसमें इंडिया की पॉपुलेशन जो है 12 ईयर्स अबव ये है 109 करोड़। टोटल वैक्सीनेशन डोजेस लगेंगे 218 करोड़। क्यों? क्योंकि वेस्टेज जो है वो भी होता है ना। एवरेज प्राइस अगर हम 300 पर डोज भी पकड़ते हैं तो यहाँ पर अमाउंट होगा 65,108 करोड़। आप समझ रहे हो इतना पैसा, मतलब यहाँ पर 35,000 करोड़ देखिए उससे डबल ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है। बराबर है, तो मतलब सफिशिएंट नहीं है। देन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर वैक्सीन ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि अभी जो पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, समझ लीजिए अगर स्टेट को पैसे ट्रांसफ़र कर रही है कि देखो तुम ले लो, उससे अच्छा वैक्सीन वो ट्रांसफ़र कर सकती है खुद लेकर। इससे क्या होगा, प्रोक्योर करने में आसानी जाएगी। जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनको प्रोक्योर कर, अगर उनको हम बोला जाए पैसे ले लो और तोहफा दे दो तो ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लैक मार्केट बूम। तो अगर कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं तो जुलाई 2020 एक रैकेट जॉब सेलिंग फेक एंड सुप्रियस टोसिलिजुमाब इंजेक्शन इन सूरत एंड अहमदाबाद ये अनअर्थ किया गया है। तो मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी जितना भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, भले वो रामदेसिविर का हो, भले ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हो, भले ही वो दूसरी चीज़ों का हो, कई सारे हमें ब्लैक मार्केट जो है वो देखने को मिल रहा है। रिसेंटली पुलिस जो है अहमदाबाद में उसने अरेस्ट किया 2 लोगों को, फेक रामदेसिविर वायल जो है वो बना रहे थे। मतलब समझ लीजिए सिर्फ ग्लूकोज एंड सॉल्ट, उससे रामदेसिविर जो है वो बना रहे थे। आप सोचिए, मतलब साला डर भी नहीं लगता यार कि क्या लोगों की जान से खेल रहे थे क्रिटिकल सिचुएशन में। मुंबई ड्रग ब्लैक मार्केट 35,000 50,000 रामदेसिविर के इंजेक्शन जो है वो बेचे जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कितना महंगा है। रीजंस क्या है? रीज़न है यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो रही है, क्यों इतनी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे फुल हो गए। मतलब समझ लीजिए आपको जो भी नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, कि ये नंबर पर आप कॉल करके आपको ऑथेंटिक जो भी दवाएं हैं वो मिल जाएगी, ऑथेंटिक जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा, लेकिन फ़ोन ही नहीं लग रहे हैं। फ़ोन लग रहे हैं तो रिसीव नहीं किए जा रहे हैं, रिसीव नहीं किए जा रहे हैं तो एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो वो हमें प्रॉब्लम देगी। तो क्या है, लोगों को झटपट हो गई। लोग ऐसा थोड़ी यार फ़ोन किया, हाँ नहीं नहीं ऐसा आज नहीं हुआ, थोड़े टाइम के बाद, अरे बाबा पेशेंट उनका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फटाफट उनको करना ही पड़ेगा। इवन सिटीजन जो है आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव रिक्वेस्ट एंटर्ड इन रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड में आ भी जाता है लेकिन प्रोक्योरमेंट जो है प्रोडक्ट्स की वो उनको मिलती नहीं है। तो सबसे बड़े कारण है कि ब्लैक मार्केटिंग फैलती है। तो यहाँ पर भी आप एक कारण जो है वो लिख सकते हैं आपके एग्जाम में कि ब्लैक मार्केटिंग क्यों फैलता है ना। एंड दूसरी भी चीज़ हमें यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग की देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो लोग सक्षम है, दे आर रेडी टू पे, वो रेडी है पे करने के लिए, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है, उससे ब्लैक मार्केटिंग जो है और ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो है उसको यहाँ पर एक्सपांड करने की ज़रूरत है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीकों से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो है। मतलब देखिए इंडिया जो है वो ब्लेस्ड है न्यूमरस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से, जो यहाँ पर वेरियस चैलेंजेस जो है पेंडेमिक उसको टैकल करने के लिए तैयार है। तो अब ये जो ब्लैक मार्केटिंग का है इससे भी टैकल करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम ईज कर सकें, जहाँ पर लोग अपनी जो दुविधाएं हैं उसको बता सके, एंड जो बर्डन है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स पर वो हम कम कर सकें, है ना। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जो है बेटर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर यहाँ पर हम रख सकें, जिससे कि लोगों को आश्वासन रहे कि हाँ यार सरकार की तरफ से ही हमें जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी इंजेक्शन वैक्सीन का ही देख लो ना, रोल आउट किया गया लेकिन अभी तक वैक्सीन का नंबर ही नहीं लग पा रहा है। सारे बुक या फिर ना वही हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब खासकर मेरे इधर अगर देखा जाए। देन यहाँ पर बात यह है कि एक्सपर्ट प्लानिंग मॉडल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पर हम सही तरीके से फॉलोअप ले सके जो भी यहाँ पर प्रोसेस है, जिससे कि इलीगल डेविएशन जो है वो ना हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत है तो यहाँ पर फॉलोअप लिया जाए, जिससे कि मैं यहाँ पर अगर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपने पर्सनल गेन के लिए इलीगल
मीन्स के लिए ना उसका इस्तेमाल करो। स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइज्ड इंडिपेंडेंट विजिलेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस आप ब्लैक मार्केटिंग जो है उसके लिए लिख सकते हो। और भी अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स है जहाँ आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम मेनी बेनिफिट्स ऑफ इको टैक्स, यहाँ पर इको टैक्स के बारे में बात की जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ नए पॉइंट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म्स पोल्यूशन एंड रिड्यूस कर देगा, एंड यहाँ पर जो फाइनेंशियल हेल्थ सेक्टर यहाँ पर रिसोर्सेज जनरेट करने में हेल्प करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अभी क्या है, तो इको रेट टैक्स जो है इसको फिक्स करने की यहाँ पर बात की जा रही है। कैसे? एनवायरमेंट रेगुलेशन, यहाँ पर सेवरल फॉर्म्स में होता है। एनवायरमेंट जो है उसका रेगुलेशन किस तरीके से, तो कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल ये क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग इसके थ्रू, एनवायरमेंटल टैक्स सब्सिडीज इसके थ्रू, कैप एंड ट्रेड इसके थ्रू। इंडिया करंटली यहाँ पर फोकस कर रहा है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच पर। जो कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच है इस पर ये फोकस कर रहा है पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन क्या है, तो कमांड एंड कंट्रोल अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्टेप्स लिए जाते हैं यहाँ पर पोल्यूशन इमिशन को लिमिट करने के लिए। जो आप इमिट कर रहे हो उसको लिमिट करने के लिए, समझ लीजिए ऑड एंड इवन रूल हो गया कि आप इतना ही इमिट कर सकते हो, अलग अलग जो हम इंडस्ट्रीज को बोलते हैं वो हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर कमांड दी जा रही है कि आपको इतना ही इमिट करना है, देन वो कंट्रोल भी रखा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। 3 शॉर्टकमिंग्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। 3 शॉर्टकमिंग्स क्या है कि यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है, लिमिट जो सेट की गई है उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, मतलब समझ लीजिए आपको लिमिट सेट की गई है 10 यूनिट की, अगर वो 8 यूनिट इमिट कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ इंसेंटिव्स, या फिर अगर वो ज़्यादा जा रहे हैं 12 जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कि आप ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले लो जिससे कि आप इमिट कम कर पाओ, है ना। तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वो है ना, यहाँ पर 10 से अगर 12 जा रहा है तो उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए हमने कि भैया आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके यहाँ पर आप 10 पर ला सकते हो। वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दी जाती है कि कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस करना है ना, बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लूप होल्स जो है वो भी कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये शॉर्ट कमिंग्स इसकी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म जनरली यहाँ पर 3 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ के अराउंड इन्वॉल्व रहते हैं। वो क्या है कि एग्जिस्टिंग सब्सिडीज है उसको एलिमिनेट करो जो यहाँ पर हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है एनवायरमेंट पर। समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर्स अगर हमारे एनवायरमेंट को, सॉइल पोल्यूशन करता है, एनवायरमेंट को हार्म करता है, तो फिर वो उसको कम कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर एग्जिस्टिंग टैक्सेस जो है एनवायरमेंटली सपोर्टिव मैनर में उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना, कि जहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट को खतरा है, तो वहाँ पर जो टैक्स है वहाँ पर इंक्रीज कर देना, एंड बाकी जगहों पर टैक्स को रिड्यूस कर देना जहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। नई एनवायरमेंटल टैक्सेस जो उसको यहाँ पर इनिशिएट करना कि भैया कार्बन टैक्स बोलिए, है ना, दूसरे अलग अलग जो वेरियस टैक्सेस होते हैं, ये सब टैक्स जो है वो इनिशिएट करना, जिससे क्या है कि हम यहाँ पर जो ज़्यादा इमिट कर रहे हैं उनसे हम ज़्यादा पैसा वसूल भी कर सकें। देन उसके इको टैक्सेस जो है 3 मेन एरियाज यहाँ पर कवर करता है। वो कौन कौन से हैं? डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, है ना, यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंट, जीपीएस बेस्ड कंजेशन चार्जेस ये सब देखने को मिलते हैं। एनर्जी सेक्टर, यहाँ पर फ्यूल को टैक्स करना एनर्जी जनरेशन के लिए, एंड वेस्ट जनरेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसके लिए। तो ये 3 जो एरियाज है ये हमारे एनवायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। देन उसके बाद एनवायरमेंटल टैक्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशन, सिग्निफिकेंट कॉस्ट है प्राइवेट सेक्टर पर स्लो प्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए एंड हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस के लिए। क्या है कि समझ लीजिए अगर कोई एक कंपनी है वो अगर बहुत ज़्यादा इमिशन कर रही है, कोल से जनरेट कर रही है कोई भी एनर्जी, अब जब हम उसको बोलेंगे नहीं भैया कोल से आप जनरेट कर रहे हो तो इसके वजह से हमारा एनवायरमेंट पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तब इससे मत करो, आपको यहाँ पर स्विच करना पड़ेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच की तरफ। तो अब यहाँ पर उसकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो गया नहीं होगी, इससे तो फुल स्विंग में कर रहा था, लेकिन अब इससे नहीं कर पा रहा है, दूसरे इससे करना पड़ रहा है, तो अब ग्रोथ भी कम हो जाएगी, है ना। तो उसी के साथ साथ हमें हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो भी यहाँ पर लगेगा। देन उसके बाद पॉसिबल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अब जब उसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉस्ट जो है उसकी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर इनपुट कॉस्ट फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा उसकी प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। एंड कोई एविडेंस नहीं है ऑन ग्रीन टैक्सेस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लीडिंग टू नो ग्रोथ इन दी इकोनॉमी।
तो ये भी कोई ऐसा एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन से यहाँ पर यूनेस्को के लिए यहाँ पर भेजे हैं, ठीक है, प्रपोजल भेजे हैं। तो उसमें हमें रायगढ़ फोर्ट जो है वो देखने को मिलता है, देन राजगढ़ फोर्ट हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या है इसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ लोगे ना, तो कभी कभार क्या होता है कि आप अगर खासकर एमपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो या फिर यूपीएससी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें यूनेस्को के बारे में आपको मैच द पेयर पूछा सकता है कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन, शिवनेरी फोर्ट बोलिए, टोरना फोर्ट बोलिए, लोहगढ़ बोलिए, सालेर फोर्ट बोलिए, है ना। तो ये सारे जो है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशंस हमें देखने को मिलती है। क्लियर है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट यहाँ पर बॉटम अप फाइट बैक। अब ये बॉटम अप फाइट बैक क्या है, इसमें सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये हम देखेंगे। पेंडेमिक जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया क्या, फिर से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वही बेड हमें प्रमोट करने हैं, वही सारी चीज़ें करनी है, वही सब कुछ हमें देखने को मिलेगा क्या। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वही सारी चीज़ें आ रही है क्या, या फिर कुछ कुछ नई भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर वही चीज़ होती तो फिर मैं यहाँ पर ये आर्टिकल लेता ही, क्योंकि मैं वही लेता हूँ जो हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ हमें इनपुट जो है वो ज़रूर दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट मैनेजिंग ग्रुप की यहाँ पर बात की जा रही है कि देखो यार हमारे पास बहुत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी टास्क फोर्स लेकर आ गया है ना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर डायरेक्ट मैनेजिंग ग्रुप की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग ग्रुप जो है वो रहना चाहिए। ये फॉर्मली इसको नोटिफाइड किया जा सकता है, जहाँ पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर उनके पास रहेगी, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना जरूरी है। हम यहाँ पर स्टेट लेवल पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, ये हमारे लिए हेल्प नहीं करेगा। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे तब जाकर चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो सकती है। तो अब इनको कौन कौन सी पावर रहेगी, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर की जो बात की जा रही है, तो कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पावर्स एंड मैंडेट्स कौन से दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि टू नोटिफाई एंड कमांड ऑल और लिस्टेड मेडिकल केयर सेंटर्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी। एक तो उनके पास लिस्ट रहना चाहिए कौन कौन से। अब देखिए अगर हमारे पास कोई कॉल आ रहा है कि यार हम बेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, हमें पता ही नहीं है कितने बेड हैं, हमें पता ही नहीं है कितने लोग वहाँ पर है, तो हम दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत यही होती है कि अगर यहाँ पर सेंटर है विद डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेडिकल केयर सेंटर जो है वो यहाँ पर सही तरीके से लिस्ट करने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स यहाँ पर बनानी पड़ेगी एडवांस में, जहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट एसेट जो है वो सभी यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। मेडिकल सेंटर्स स्पेशलाइजेशन सर्विसेज जो है वो यहाँ पर जहाँ पर रिक्वायर्ड रही वो यहाँ पर देना पड़ेगा, जहाँ पर हमें डिमांड के तहत जो भी यहाँ पर कैपेसिटी है वो बिल्डअप करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो मिसिंग मेडिकल ऑफिसर्स है उनका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि यार हमारे पास टोटल समझ लीजिए अगर 100 थे यहाँ पर, लेकिन उसमें से 30 लोगों को अगर कोविड हो गया जिसकी वजह से आइसोलेशन पे है, तो इनका रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा। देन एडिशनल मेडिकल एंड टेक्निकल स्टाफ जो है इनोवेटिव रिसोर्सेज के थ्रू यहाँ पर एंगेज करने पड़ेंगे। यहाँ पर अपग्रेडिंग करना पड़ेगा हेल्थ केयर एपरेटस का, इंस्टीट्यूशंस का, म्यूनसिपल बॉडीज, पंचायत, ये सब का, ठीक है। देखिए इनोवेटिव सोर्सेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप यूपीएससी का एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ। यूपीएससी एग्जाम में 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, 5 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं। इसमें समझ लीजिए 2.5 लाख लोग सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, 1 लाख पकड़ लेते हैं, ठीक है, 1 लाख आपके बोलने के लिए 1 लाख जो है हम सीरियस एस्पिरेंट्स पकड़ लेते हैं। अब ये जो है सीरियस एस्पिरेंट जिन्होंने अच्छी मतलब उनके हिसाब से तो बेटर पढ़ाई की है कि वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। 4 लाख लोगों ने सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, हम वो छोड़ रहे हैं 4 लाख बच्चों को। 1 लाख, इसमें सिलेक्ट कितने होते हैं, 800, 1000 पकड़ लो ना यार, 1000 सिलेक्ट हो रहे हैं। 1 लाख में से 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं इनका क्या हुआ, इनका साल पूरा गया, पूरा साल गया। अब ये जो 1 साल गया, अगेन ये बच्चे जो है वो प्रिपेयर करेंगे, है ना। इसमें से भी 100 आप आईएएस के पकड़ लो, बाकी जो 900 है वो भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब 1 लाख में से सिर्फ 100 लोग जो है वो फिर से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बाकी जो बचे हुए समझ लीजिए 900 में से 500 पकड़ लीजिए, 500 फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ 500 बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं 1 लाख में से, बाकी जितने भी हैं अगेन प्रिपेयर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर 1 लाख जो है फिर से हमें देखने को मिल रहा है। आप समझ रहे हो, ये चीज़ से हमें पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि इतने बच्चों का 1 साल गया। पहली तो चीज़ ये है कि हमारा सिर्फ उनका लॉस नहीं, हमारे कंट्री का भी इकोनॉमिक लॉस हुआ कि उस 1 साल में
वो कितना प्रोडक्टिव इनोवेटिव कुछ कर सकते थे, तो वो गया। अगेन जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगेन वो जो साल है हमारे इकोनॉमी के लिए वो भी उसी तरीके का रहेगा। इतना मॉब जो है हमारा यूथ जो है वो अनप्रोडक्टिव तरीके से यहाँ पर जा रहा है। मतलब रेशो अगर हम निकालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतने जितने छूट गए हैं वो इतना कंट्रीब्यूट जो है वो कर सकते थे, इवन ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है वो किया जा सकता था। तो ये रेशियो जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यह नेक्स्ट यहाँ पर आता है टू डिक्लेयर कंटेनमेंट जोन। यहाँ पर कंटेनमेंट जोन जो होता है मतलब हमारे यहाँ पर कैसा है कि हम यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कोरोना वायरस के हमें देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पर सही तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। जो यहाँ पर केसेस ऑफ लीकेज है, ब्लैक मार्केटिंग है, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है, उसको टैकल करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा है प्रायोरिटीज जो है उसको हमें यहाँ पर फिक्स करना है ना। जनरल पॉपुलस इन्फॉर्म्ड डेली, यहाँ पर डेली लोगों को बताते रहना है क्या हो रहा है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है। स्पीडी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन, ये भी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर कर सकते हैं जिससे कि हमारे इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को हम बेटर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।